हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियाँ। आपको बता दें कि हमारे शरीर में पाचन ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें एक होती है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरा है अग्नाशय। जिसमें हमने आपको लार ग्रंथि पढ़ा दिया है। आज हमें पढ़ना है यकृत और अग्नाशय, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का लीवर यकृत। यकृत बारे में जान लीजिए, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि है। और अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर में इसका पोजीशन डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मोटी सी तंतुपट होता है, तंतु का बना या कार्टिलेज का बना एक परत होता है, जो फेफड़े हार्ट को हमारे उदर गुहा से अलग करता है। इस डायफ्राम के ठीक नीचे हम लोग का लीवर पाया जाता है। लीवर को देख लें, समझ में आ गया ना? यह हमारा कहाँ है? डायफ्राम के नीचे है, उदर गुहा में। अगर हम लीवर को देखें अपने, तो लगभग यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 1.5 किलोग्राम का, यानी कि इसकी लंबाई जो है होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। और इसका भार की बात करें, वजन का, तो लगभग होता है 1.5 किलोग्राम का। और हमारा लीवर 2 भागों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ नजर आता है, जो कि इसे एक राइट लोब मतलब दाहिना पाली, लोब में पाली होते हैं, दायां पाली और लेफ्ट लोब बाएं पाली में बांटने का काम करता है। राइट लोब में के ठीक पीछे, ये सामने का नहीं है, पीछे वाले भाग का बात है, ठीक पीछे इसके पिक्टोरल लोब, पिक्टोरल पार्ट है लीवर का ही, इसके ठीक पीछे लगभग 10 से 9 सेंटीमीटर लंबा नीले रंग का, ब्लू कलर का, नीला हरा रंग का पाया जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से मतलब होता है पित्ताशय से। हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय काम होता है पित्त को इकट्ठा करना। और यह पित्त कहाँ से बनता है? पित्त बनता है हमारे शरीर में जो भी ब्लड में आरबीसी, जो आरबीसी पुरानी या निष्क्रिय या घायल हो जाती हैं, उनको इस लीवर में किडनी से होता हुआ, यहाँ किडनी है मान लो, किडनी से आने वाली महाशिरा द्वारा, जब वर्ड पढ़ें तब समझ आएगा, महाशिरा द्वारा पहले ब्लड को लाया जाता है लीवर में। इसके बाद यहाँ से यकृत निवाहिका महाशिरा द्वारा पहुँचा दिया जाता है हार्ट में। तो इसके अंदर पाए जाने वाली कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, इस आरबीसी को कन्वर्ट कर देती हैं किसमें? पित्त में, और पित्ताशय में भर देती हैं। इसके अंदर 2 प्रकार की वाहिकाएं होती हैं, एक
कहलाती है राइट और एक लेफ्ट। इसको जरा मिटा के फिर क्लियर करेंगे आपको। एक वाहिनी होती है लेफ्ट भाग में और ये होती है राइट भाग में। इनको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और एक को बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। फिर ये दोनों एक जगह मिलती हैं तो इनको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट इकट्ठा होती हैं। इकट्ठा होने के बाद यहाँ पीछे समझ लीजिए पित्ताशय है। पित्ताशय से आने वाली नलिका जब इनसे जिस जगह मिलती है और मिलने के बाद जब ये बाहर निकलती हैं तो इनको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। और पित्त रस जिस पित्ताशय में भरा होता है और जिस नलिका द्वारा इस कॉमन बाइल डक्ट पहुंचता है इसको बोलते हैं सिस्टेटिक डक्ट कहा जाता है। ठीक है, सिस्टिक, इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। अब यहाँ से ये होता पहुँचता है और यहाँ आने के बाद यह कॉमन बाइल डक्ट बनकर छोटी आंत के डियोडिनम, पढ़ाए थे छोटी आंत का पहला पार्ट, डियोडिनम के बीचों बीच एक दूसरी हमारी ग्रंथि है जिसे हम नाम देते हैं अग्नाशय का। इस अग्नाशय के प्रियंकाटिक डक्ट में आकर जुड़ती हैं। जिस जगह ये जुड़ती हैं तो इनको अब कॉमन रूप से बोलते हैं हेपेटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला। कई बार देखिएगा समझ में आएगा, दोनों ओर की लेफ्ट और राइट लोब से, ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। लेफ्ट और राइट के लोब में पाई जाने वाली लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट मिलती हैं, जिस जगह मिलती हैं और एक हो जाती है, हम कॉमन हेपेटिक डक्ट कहेंगे। मिलने के बाद ये जुड़ती हैं पित्तरस के सिस्टिक डक्ट से और मिलने के बाद ये यानी कि कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक हेपेटिक डक्ट मिलकर एक हो जाकर कॉमन बाइल डक्ट कहलाती हैं। और कॉमन बाइल डक्ट बनने के बाद ये डियोडिनम, जो कि भाग है किसका? छोटी आंत का, उसमें आकर जुड़ती हैं और जुड़ने डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं, यह अग्नाशय के पैंक्रियाटिक डक्ट में मिलती हैं। जहाँ पर ये मिलती हैं उस जगह को हम लोग हेपेटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग काम जान लेते हैं, पित्त का काम क्या है। पित्त का कार्य, पित्त का कार्य जान लीजिए, यकृत का कार्य, सॉरी पित्त का नहीं, यकृत का कार्य। पहला है पित्त का श्रावण, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट उपापचय,
तीसरा है वसा का इमल्सीकरण। तीसरा है हाँ अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन। पांचवा है यूरिया का संश्लेषण। छठवां है उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन। सातवां है विषैले पदार्थों का निष्क्रियकरण। सातवां है विटामिन का संश्लेषण, जिसमें कौन कौन है? ए है, B12 है, डी है, ई है और के है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे शरीर में नहीं बनता है। इस विटामिन B12 को शरीर से बाहर से लेना पड़ता है और विशेष रूप से विटामिन B12 केवल मांसाहारी भोजन मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं उन व्यक्तियों में विटामिन B12 का हमेशा कमी पाया जाता है। और जान लीजिए और कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। एक और चीज़ विटामिन डी जान लीजिए। विटामिन डी सूर्य की किरणों में नहीं होता है। हमारे शरीर में त्वचा इस सूर्य किरण को लेकर पहुंचाती हैं ऊर्जा को, इस ऊर्जा को यकृत में ही विटामिन डी का संश्लेषण होता है। और है हिपैरिन का संश्लेषण। हिपैरिन का निर्माण, संश्लेषण मतलब निर्माण। हिपैरिन जो है वह रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में बहते हुए रक्त को नसों में जमने से रोकता है। और है जीवाणुओं का भक्षण। इस तरह से हमारे इतने चीजें हो गए। एंजाइमों का निर्माण। इस पर हम देख लेते हैं कि हमारा यकृत बहुत बड़ा काम करता है और महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अक्सर होता क्या है कि कभी कभी कहते हैं कि लोग पित्ताशय का या कहते हैं गॉलब्लैडर में पथरी हो गई है। गॉलब्लैडर में पथरी के कई कारण होता है, जिसमें से मुख्य बता दें कि जब पानी के ज़्यादा अवशोषण से। दूसरा है फैट का कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बढ़ जाने पर। तीसरा है गॉल ब्लैडर मतलब कि पित्ताशय में क्षति या चोट से। कई कारण हैं जिनमें से ये 3 प्रमुख हैं। इस तरह से हो गया आज हमारा ये लीवर। आगे चलते हैं अग्नाशय की ओर। इनको नोट कर लीजिएगा एक कार्य को।
आगे हम लोग पढ़ते हैं अग्नाशय। अग्नाशय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पैंक्रियाज हमारे शरीर में यकृत के बाद दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है जो ड्यूोडेनम के सी भुजा के बीचों बीच मछली के आकृति की पाई जाती है। यह गुलाबी रंग की होती है। यह गुलाबी रंग की होती है। इसकी लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर और इसका वजन या भार कह सकते हैं। भार एक सामान्य मनुष्य में लगभग 60 से 90 ग्राम का होता है। 60 से 90 ग्राम का होता है। एक और विशेषता इसकी है कि पैंक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड उन्हें कहा जाता है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होते हैं। अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी दोनों होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन कहा जाता है। और एक्सोक्राइन मतलब कि बाह्यस्रावी और एंडोक्राइन अंतःस्रावी कहा जाता है। पहला है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन इस पूरे अग्नाशय का लगभग 90% भाग होता है, जिसके द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम अग्नाशयी रस कहलाता है या पैंक्रियाटिक जूस, जिसे हम अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और एंडोक्राइन यानी कि इस अग्नाशय का लगभग 10% भाग एंडोक्राइन होता है, जिनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बीटा, अल्फा, गामा या डेल्टा और लास्ट में पीपी। लास्ट में बीटा सेल होती हैं इस 10% में कि 70% बीटा सेल, 20% होती हैं अल्फा और 5% होती हैं डेल्टा और शेष 5% होती हैं पीपी सेल। बीटा सेल के द्वारा स्रावित होने वाला एक और चीज़, बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावन होता है एंजाइमों का, यानी कि पाचक रसों का। जबकि एंडोक्राइन सेल द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ होता है हार्मोन। इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जा रहा है, क्योंकि यह हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावन करता है। इसके सिवा शरीर में और कोई अंग नहीं है जो हार्मोन या एंजाइम स्रावन एक साथ करता हो। जितने भी एंजाइम हैं वे सभी पाचक रस को बनाते हैं और जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये सब हार्मोन बनाती हैं। हार्मोन में 4 प्रकार की हैं। कौन कौन हार्मोन देख लीजिए।
बीटा द्वारा स्रावित होती हैं इंसुलिन, इसके द्वारा ग्लूकेगान, इसके द्वारा लेम्डोरा सोमेटो हाँ सोमेटोस्टेनिन सोमेटोस्टेनिन और इसका पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। इंसुलिन हमारे शरीर में काम करता है रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। सोमेटोस्टेनिन बीटा और अल्फा को कंट्रोल करता है, यह अधिक श्रावण ना करें, कंट्रोल करता है। और पीपी पैंक्रियाटिक पेप्टाइड यह डेल्टा कोसा को कंट्रोल करता है। ये दोनों अपना काम कर रही होती हैं, जबकि डेल्टा और पीपी कंट्रोलिंग काम करती हैं, डेल्टा बीटा और अल्फा को, जबकि पीपी डेल्टा को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। अक्सर परीक्षाओं में अंगनात्मक का कार्ड पूछता है। आंतरिक संरचना देख लीजिए। ये पैंक्रियाटिक कोशिकाएं हैं जो कि एक्सोक्राइन के 10%, ये पूरे में भरा रहेगा। इसको पूरा बनाइएगा, बस हमें ये 10% वाला बनाना है। इसको ध्यान दीजिए, ये 10% होती हैं, एक जगह इकट्ठी दिखाई देती हैं, जिनको हम लोग लैंगरहैंस की दीर्घिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस दीर्घिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज पॉल लैंगरहैंस ने किया था। उन्हीं के नाम के आधार पर इनको हम लोग लैंगरहैंस की दीर्घिकाएं कहते हैं। बीच बीच में कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ऐसे कनेक्टिंग टिश्यू बना लेंगे। ब्लड वेसल लगाएंगे और इनको हर जगह हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इनको हम लोग लैंगरहैंस आइलैंड्स आइलैंड कहेंगे। ये पैंक्रियाटिक एसिड आई है, ये बीच में
कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टेड वर्ड जो भी इसमें बनेगा इस कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। बीच में हमने आपको ध्यान होगा बनाया था, बीच में ये बना था वाइनिंग, ये वाइनिंग वही है। इस प्रकार से हम लोग आज पढ़ लिए लैंगरहैंस की दीर्घिकाएँ। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पाचक, किस प्रकार से पाचक रस हम लोग के आहार में काम करते हैं। मुख से स्टार्ट करके हम लोग छोटी आंत बड़ी आंत के अंतर्गत पढ़ेंगे।